हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके फिजियोलॉजी के बारे में, बेसिकली रेस्पिरेशन और दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनफैक्ट we know every kind of animals, or any kind of living organism, they respire. What do you mean by respiration? Basically, if someone says we breathe and our cell respire, what does it mean? इसका मतलब क्या है कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारी सांसें चल रही हैं, है ना। तो एक जो टर्म आपने लिखा ब्रीदिंग और एक टर्म लिखा आपने रेस्पिरेशन। बेसिकली देखा जाए तो ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से हमारा जो बॉडी है वो एटमॉस्फेरिक एयर को, जैसे आप देखिए इस डायग्राम में, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज करो ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्यूब है जो स्टार्ट होता है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल से लेके आपके एल्वियोलाई तक वो एक पूरा डिफरेंट ब्रांचेज, जानते हैं आप कि वो इनिशियली वो ट्रैकिया बनता है, फिर वो ब्रोंकाई बनता है, फिर ब्रोंक्यूल्स बनता है, ब्रोंक्यूल से कई सारे ब्रांचेज होते हैं। इवन ये कहा जाता है कि आपके ट्रैकिया से लेके अगर देखा जाए तो एल्वियोलाई तक आते आते 16 टाइम्स ब्रांचेज होते हैं उसके। 16 टाइम्स दे डिवाइड टू फॉर्म स्मॉलर ब्रांचेस। दैट्स फाइन। तो जिस प्रोसेस से हम एटमॉस्फेरिक एयर को अपने लंग्स तक लेके आते हैं, एल्वियोलाई तक लेके आते हैं, उसी प्रोसेस का नाम क्या बताओ? उसे ब्रीदिंग या उसे क्या बोलते हैं? उसे वेंटिलेशन कहा जाता है। तो ये पहला प्रोसेस है, देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। व्हाट इज दैट? इट इज ए प्रोसेस बाय विच वी इनहेल और एक्सहेल। हम एटमॉस्फेरिक एयर को अपने लंग्स पे लेके आते हैं, जिसको आप कहते हैं ये एक इंस्पायरेटरी प्रोसेस है। और फिर जो एक एक्सपायर्ड एयर होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होता है, उसे हम लंग्स से बाहर निकाल देते हैं, वो हमारा एक्सपायरेटरी प्रोसेस है। तो दोनों को मिलाकर बेसिकली आप क्या बोल रहे हैं? इसको इसे हम ब्रीदिंग या इसे क्या बोल रहे हैं? इसे वेंटिलेशन कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? और इसमें कई तरह के मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। तो ये समझ में आ गया आपको कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है। इसके बाद देखिए, जब आपने ब्रीथ किया तो देखिए जो एयर होता है, चाहे वो जो एटमॉस्फेरिक एयर जो आप अपने लंग्स पे लेके आ रहे हैं, वो लंग्स के सबसे छोटे यूनिट में एंटर करता है वो एयर। और वो यूनिट क्या बताओ? उसे कहते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इसको? इसे एल्वियोलाई कहा जाता है, जिसका नंबर 300 to 400 मिलियंस के बीच में है आपके बॉडी के अंदर। अगर दोनों लंग्स को मिला दिया जाए तो लगभग 350 से 400 मिलियंस के आसपास नंबर ऑफ एल्वियोलाई होता है ना। और हर एल्वियोलाई में जो एयर आपने इनहेल किया वो एंटर कर रहा है ना। तो जो एयर आपके एल्वियोलाई में एंटर हुआ उसका फेट क्या है? तो आप जानते हैं कि वो जो एल्वियोलाई का एयर है वो अब डिफ्यूज कहां करेगा? आपके ब्लड वेसल्स में, आपके ब्लड चैनल्स में। और वो चैनल्स क्या है? तो देखिए हमारे लंग्स में ये क्या लिखा हुआ, देखो पल्मोनरी कैपिलरी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी कैपिलरी। और इस कैपिलरी में ऑक्सीजन क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा आपके एल्वियोलाई से अक्रॉस द, देखो ये एक बैरियर है। देखिए आप देखिए एक टर्म यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बैरियर। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बैरियर। और इस बैरियर का थिकनेस काफी कम है, इवन लेस देन नियरली 0.5 माइक्रोमीटर के आसपास इसका थिकनेस होता है। काफी पतला सा ये लेयर है ना, काफी ये थिन मेम्ब्रेन होता है। दैट इंक्लूड्स द वॉल ऑफ एल्वियोलाई एंड द ब्लड कैपिलरी। तो देखिए ये अगर एल्वियोलाई है तो इसके जो वॉल होते हैं और जो ये पल्मोनरी कैपिलरी है इसके जो वॉल होते हैं, ये जहां पर फ्यूज कर जाते हैं उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बैरियर। और इसी बैरियर के अक्रॉस एक्सचेंज ऑफ गैस कहते हैं, है ना। एक्सचेंज देखो दो तरह का हो रहा है। इस कैपिलरी का जो CO2 था वो कहां गया? एल्वियोलाई के अंदर। और जो एल्वियोलाई का ऑक्सीजन था वो कहां पहुंचा? आपके कैपिलरी के अंदर। तो ये एक्सचेंज है। तो अगर आप ऐसे देखें
कि ये फर्स्ट प्रोसेस आपका वेंटिलेशन हुआ, तो दूसरा इवेंट कहां पे हो रहा है? वो हो रहा है आपकी एल्वेलाई में, अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बैरियर, इट्स कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैस। तो अगर फर्स्ट वेंटिलेशन है तो सेकंड क्या हुआ? सेकंड हुआ a term called exchange of gas across the RMB, respiratory membrane barrier, and that barrier includes the wall of alveoli and the wall of blood capillary, that is pulmonary capillary. That's fine. What happens now when that जब ये आपके जो कैपिलरी में जब ये ऑक्सीजन आएगा तो वो एक, अब क्या हो गया बताओ, उसे कहते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट पहले से क्या हो गया? वो ज्यादा हो गया। अब देखिए, अब ये ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है ये हमने एलएस लिखा हुआ है। एलएस मतलब आपके हार्ट का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां से हम ब्लड पंप करते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अब कहां पहुंचेगा? आपके हार्ट के अंदर। हार्ट की कौन से साइड में? लेफ्ट साइड में। तो ये अगर मैंने कहा एलएक्स का मतलब यहाँ पे लेफ्ट हार्ट है। अब इस हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। कहां पर? आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज की तरफ। तो देखिए, जब ये ब्लड पंप हुआ तो ये आर्टरी, देखो हमने क्या लिखा पर? हमने लिखा आर्टेरियल ब्लड, जिसमें क्या मिलता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं क्या बोल रहा हूं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो मतलब यहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट अगर आप कंपेयर करेंगे वेनस ब्लड से तो क्या होगा? ये ज्यादा होता है। तो यहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट देखो कितना है? ये है 20 ml। अगर आप देखें, अगर ऐसा मान लें कि अगर आपके इस ब्लड चैनल में 100 ml ब्लड फ्लो कर रहा है, तो 100 ml ब्लड में अगर पूछा जाएगा आपसे 100 ml आर्टेरियल ब्लड में कितना ऑक्सीजन रह सकता है, तो इसका आंसर कितना है? 20 ml%। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। लुक एट हियर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे CO2 का अमाउंट नहीं है। आप देखिए, CO2 का अमाउंट आपके आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन से डबल से भी ज्यादा है। आप देखो, अगर ये 20 ml है यहां पर, अगर आप देखिए तो CO2 का अमाउंट देखिए कितना? 49 ml। 49 ml इन 100 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड। और ऐसा क्यों होता है? तो ये आपके बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि जो CO2 का डिफ्यूजन है, या जो CO2 का सॉल्युबिलिटी है इन द गिवन, अगर आप एक इक्वल पार्शियल प्रेशर की बात करें अगर, तो जो CO2 का सॉल्युबिलिटी होता है वो ऑक्सीजन से कई गुना ज्यादा होता है, लगभग 20 to 25 times। एंड दैट्स व्हाई द CO2 अमाउंट इन ब्लड इज ऑलवेज हाई इन रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट arterial blood or venous blood. That's fine. Amount of CO2 is 49 ml, and this is called oxygenated blood. Remember? That's fine. And we know that. So the third point, if we talk about first point is ventilation, the second point is called exchange. Now the third point is transport. Is called transport of oxygenated blood. And that transport occurs from your lungs to the body tissues. That's fine. Now, when that oxygenated blood arrives to your, in the body tissues. Now, look at here. अगर मैं देखूं कि ये सपोज कीजिए आपका एक टिश्यूज का ये पार्ट है। अब टिश्यूज में क्या होते हैं? सेल्स। और सेल्स के बाद क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं इसको, है ना? तो जो आपका आर्टेरियल, या कहते हैं आर्टरी के जो ब्रांचेस हैं, आर्टेरियोल्स बनते हैं, कैपिलरी बनते हैं, तो वो कैपिलरी जो आपके टिश्यूज में अवेलेबल है उसका नाम हमने क्या रखा? सिस्टमिक कैपिलरी। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टमिक कैपिलरी। और अब देखो क्या होगा, जो ऑक्सीजन यहां से ट्रांसपोर्ट होकर इस रास्ते से अब आपके सेल्स के पास पहुंचा, तो सेल्स को डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा, पहले आपके ब्लड से
ऑक्सीजन कहां जाएगा? टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से कहां जाएगा? आपके सेल्स में। अगर आप यहां देखो, आपके लंग्स में ऐसा कोई फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं। जो आपका रेस्पिरेटरी ट्यूब का ब्रांच है उससे डायरेक्टली एयर आपके एल्विलाई में आ रहा है, वहां कोई फ्लूइड नहीं आ रहा। लेकिन यहां देखिए आप, यहां पर क्या हो रहा है? सिस्टमिक कैपिलरी से जो ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा बाहर, वो पहले आपके टिश्यू फ्लूइड में आएगा और टिश्यू फ्लूइड से कहां जाएगा? आपके सेल्स में। Our cells respire and that is also called cellular respiration or internal respiration. हमारा सेल्स ब्रीथ नहीं करता, ब्रीथ हम करते हैं। हमारे सेल्स में क्या होता है? रेस्पिरेशन, जिसको इंटरनल रेस्पिरेशन या उसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और देखो क्या होगा, जब इस सेल्स को इस कैपिलरी से क्या मिलेगा? ऑक्सीजन थ्रू दिस ईसीएफ। अगर यहां पे ऑक्सीजन मिलेगा, यहां पे अगर ऑक्सीजन जाएगा इसमें, तो क्या होगा बताओ? देखो यहां पे लिखा हुआ है, सेल्स ने क्या किया? मेटाबोलाइट्स को, ग्लूकोज को क्या किया? ऑक्सीडाइज। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और क्या बनता है? बनता है CO2, H2O और ATP। और ये जो ATP है, ये हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी होता है। जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस आपके बॉडी में हो रहे हैं, उसमें ATP की जरूरत है। तो इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो आपके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना? एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर रेस्पिरेशन? इट इज ऑल कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ carbohydrates or any kind of metabolites to make CO2, H2O and ATP, and this is called cellular respiration or internal respiration. So if you talk about the fourth point, there is another exchange process between the systemic capillary and your ECF, and from the ECF that oxygen transport to your body cells. So fourth point is, again we talk about, this is another process called exchange. Exchange of gas in between systemic capillary and extracellular fluid, also called tissue fluid. And from ECF, that oxygen enters in your body cells as per the requirement of your cells. That's fine. And the number 5 is called cellular respiration, also called internal respiration. And by that cellular respiration or internal respiration, CO2 formation takes place inside your cells, and that CO2, again enters in your blood circulation, and then that CO2 finally arrives in your veins or in the venous blood. The amount of CO2 further increases in the venous blood, and that's why, look at here, in the 100 ml of venous blood, the amount of CO2 is 53 ml. Here it is 49 ml, and here it is 53 ml. It means 4 ml extra CO2 is added in your blood circulation, only in 100 ml of blood if you're talking about. And the amount of oxygen decreases because some of the oxygen gets utilized by your body cells, and that's why now it becomes only 15 ml. Here it was 20, and here it is only 15. It means we can say 5 ml of oxygen is get utilized by your body cells. If you're talking about, if 100 ml blood contains 20 ml of blood, in that case 5 ml of oxygen get utilized by our body cells in normal resting states. It is not always like that. During the normal resting states, our efficiency
of body tissues or body cells is only 25%. It means in 20 ml we are able to use only 5 ml of oxygen, and that's why the amount of oxygen declines in the venous blood, and the volume becomes only 15 ml. That's fine. Now that venous blood, which is rich in CO2 and respectively less amount of oxygen is there, now it enters in the right side of the heart. Right side of the heart, that includes our right atria and right ventricle, and from that right heart, now the blood is again pumped into your lungs where the pulmonary capillary, and this is complete a kind of pathway. So the sixth point is, again we talk about transport of what? Transport of deoxygenated blood from your tissues to lungs. So it's a very normal kind of respiratory mechanism. Briefly, what are the components of that and how many steps are there? We discussed all that in that particular video. Now, some points like I told you earlier कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करेगा कि आपके सेल्स को कितना ज्यादा या सेल्स में कितना फास्ट ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, आपके सेल्स के अंदर कितना फास्ट ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, ये कई चीजों पर डिपेंड करता है. जैसे अगर हम देखें तो आपके ब्लड में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, अगर आप देखें जैसे ब्लड को आप एक रिवर मान लें, उसमें कई सारे बोट हैं, है ना, बोट्स हैं जो एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है. वैसे ही आपके ब्लड में अगर ब्लड को मैं एक फ्लूइड होता है, ब्लड तो फ्लूइड ही होता है, उस ब्लड में आप जानते हैं आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और वो हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्टर है किसका? ऑक्सीजन का, और ये CO2 भी ट्रांसपोर्ट करता है ना. तो इफ यू टॉक अबाउट कि आपके ब्लड के अंदर कितने अमाउंट में हीमोग्लोबिन का अंदर नंबर है, कितना आरबीसी है, कितना हीमोग्लोबिन है, इसके अलावा आपका हार्ट कितना तेज, कितना एफिशिएंटली ब्लड को पंप कर रहा है, जितना वो फास्ट पंप, जितना वो फ्लो फास्ट होगा उतना तेज ऑक्सीजन आपके सेल्स के पास आएगा. तो ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना आपके सेल्स तक. अब सेल्स का अपना रिक्वायरमेंट क्या है? सेल्स कितना ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अकॉर्डिंगली वो सेल्स क्या करेगा? ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा. समझ में आ रहा है? तो ब्लड का काम है गैसियस ट्रांसपोर्ट करना, और हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यूज के जो सेल्स हैं उसका जो ऑक्सीजन डिमांड है, उसका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो वेरिएबल होता है. कोई सेल्स ज्यादा एक्टिव है, जैसे कहते हैं हमारे नर्व सेल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है? ज्यादा है ना. वैसे ही देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एक जैसा नहीं है, और जैसा जिसका जितना रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली ब्लड से वो ऑक्सीजन ड्रेन करता है. मतलब ब्लड से ऑक्सीजन वो लेगा एज पर देयर रिक्वायरमेंट. सभी सेल्स को इक्वल अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता. समझ में आ रहा है? तो ब्लड का काम है गैसियस ट्रांसपोर्ट करना, और सेल्स का काम है उस ऑक्सीजन को वहां से कैच करना एज पर देयर रिक्वायरमेंट. दैट्स फाइन. तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि ये जो पूरा गैसियस ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है वो क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ना, और उनमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करता है कि कितना ऑक्सीजन आपके ब्लड में होगा या नहीं होगा. तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द mechanism of gaseous transport of oxygen and carbon dioxide.